से स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करते हैं जरा महाराष्ट्र की। चुनावों में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अपने सहयोगियों को अब बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि सवाल है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव की सीटों के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। यूपी में 80 और महाराष्ट्र में 48 सीटें। इन 48 में 2019 में एनडीए के पास 41 सीटें थी। अमित शाह ने कल एक सभा में यह कहा, अब 41 से काम नहीं चलेगा। वो जनता से कह रहे थे, अब 41-42 नहीं, हमें कम से कम 45 सीटें जीतनी है। आपको 45 सीटें जीताकर भेजना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से। अब लक्ष्य तो आदमी कुछ भी लगता है अपने लिए, लेकिन अगर सवाल यह कि अगर 41 हो चुका है एक बार, तो 45 क्यों मुमकिन नहीं है? जब विपक्ष पूछ सकता है कि अगर 41 पर हमने रोक लिया था तो 30 क्यों मुमकिन नहीं है, उससे कम मुमकिन क्यों नहीं है? इस बार महाराष्ट्र की स्थिति बड़ी विचित्र है। जो इससे पहले पारंपरिक पार्टियां थी, अब वो पार्टियां दो फाड़ होने के बाद 3 इधर और 3 इधर खड़ी हुई हैं। अमित शाह भी इस बात को जानते हैं, नरेंद्र मोदी की भी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने जिस भी मकसद से इन पार्टियों को साथ लिया हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी या अजीत पवार की पार्टी, उनकी वो ताकत नहीं है जो यूनाइटेड पार्टी में हुआ करती थी जब ये एक यूनिट थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टियों को जितनी इनकी जरूरत है, उससे ज्यादा इन पार्टियों को उनकी जरूरत है रेलेवेंट बने रहने के लिए। क्या होगा? आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह कर रहे हैं इन्हीं साथियों के साथ, और क्या उसमें सीट शेयरिंग का नंबर फाइनल हो जाएगा? खबर रखते हैं समीर जी महाराष्ट्र की, बात सुनते हैं उनसे। महाराज समीर, क्या हो रहा है समीर जी महाराष्ट्र में? देखिए, अमित शाह जी ने कल जब बैठक ली थी, एकनाथ शिंदे के साथ कल रात को बैठे थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे, वो अजीत पवार के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा महाराष्ट्र को लेकर कि महाराष्ट्र की 48 सीटें जीतना टारगेट होना चाहिए। कौन सीटें कम लड़ रहा है, कौन ज़्यादा लड़ रहा है, इसके ऊपर आप विचार मत करो। हम तीनों साथ में हैं और तीनों को दलों को मिलकर 48 सीटें जीतना है। और इस साथ में ये भी अमित शाह ने उनसे बहुत कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये इच्छा होती कि एकनाथ शिंदे को बहुत महत्व नहीं दिया जाए, अजीत पवार को नहीं दिया जाए, तो आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बड़े पोर्टफोलियो के साथ नहीं बिठाया जाता। हमने आपको बड़ा पद दिया है तो बड़े मन से दिया है, आप भी बड़े मन से हमारे साथ जुड़िए। विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके काम पर हो रहा है, और ऐसे स्थिति में एक भी सीट हमें यहाँ छोड़ना नहीं है। और यह उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। एकनाथ शिंदे जो 22 सीटों की मांग कर रहे थे, उससे अमित शाह जी ने सिरे से खारिज कर दिया और यह कह दिया है कि आप के पास पहले ये बताइए कि 22 सीटों पर उम्मीदवार जिताने लायक है कि नहीं। अगर वहां जीतने वाले उम्मीदवार होंगे तो हम सीटें देंगे, वरना सीटें देकर हम सीटें हराने के सीटें खराब नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को भी ये बात समझ में आ गई और स्पष्टता के साथ कही गई और सुनी गई। बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि एक सीट मत किए, जब 370 सीटें जीतना है और इंडिया को 400 सीटें जीतना है। और जब महाराष्ट्र की बात आती है तो हमें 48 की 48 सीटों पर फोकस करना है। और यह भी उन्होंने बैठक में कहा कि कोई कारण नहीं है कि हम बारामती की सीट जो शरद पवार के गढ़ मानी जाती है वहां हम नहीं जीत सकते हैं। अजीत पवार हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी का संगठन साथ में है और केंद्र और राज्य सरकार का काम साथ में। ऐसे में आप सारे 48 सीटों जीतने का फोकस करके ये जो हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी चल रहा है, 36 बीजेपी 7, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार 5, ये आपको ठीक लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है इसी के आसपास रहेगा। शिंदे को 8 दे सकते हैं और अजित पवार को 4 सीटें दी जा सकती है, क्योंकि 2019 में 4 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो वो 4 सीटें जो उन्होंने जो जीती थी, जिसमें बारामती थी, शिरूर थी, सातारा थी, वो सीटें उनको दे दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 5 से ज्यादा, 4 या 5 से ज्यादा अजित पवार को दिया जाएगा। हमारा सर्वे जो इंडिया टीवी सीनेक्स ने किया, उसके मुताबिक बीजेपी का आंकड़ा 41, एनडीए का आंकड़ा 41 से घट करके 35 पर आ सकता है, और उसमें से बीजेपी की अपनी 25 सीटों के करीब जो है वो हो सकती है। देखिए, मुझे जो लगता है जो फार्मूला वहां पे रहेगा, डेफिनेटली बीजेपी जो है वो बेहतर या ज्यादा सीटें लड़ेगी, पर जो फार्मूला रहेगा वो 32, 10 और 4 का रहेगा। 32 आप कह रहे हैं शिंदे को ज्यादा सीटें मिलेंगी? शिंदे को ज्यादा सीटें मिलेंगी। और देखिए, बीजेपी का वहां पर या एनडीए का वहां पर किस तरह का प्रदर्शन रहता है, ये बहुत कुछ इस पे निर्भर, 2 बातों पे निर्भर करेगा। एक तो उद्धव ठाकरे गुट पे कितना सेंटिमेंट जो है वो लोगों का जाता है, ये पहली बात ये। और मुंबई का इलाका और बाकी जो थोड़े इलाके हैं जिसमें जो शिवसेना है, जैसे कोंकण का रीजन है, उसमें शिवसेना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो उस तरह के इलाकों में किस तरह से सेंटिमेंट उद्धव ठाकरे के साथ जाता है या नहीं जाता। दूसरी बात ये जो मराठा का इशू हुआ है, इसमें कुणबी मराठा किस तरह से वोट करता है और साथ में इसको ओबीसी किस तरह से देखता है, ये 2 इश्यूज जो हैं वहाँ की राजनीति और वहाँ के जो चुनावी रिजल्ट हैं उसको तय करेंगे। विजय जी, मुझे लगता है ये इलेक्शन बीजेपी और
शिवसेना उद्धव ठाकरे का इलेक्शन है। हमने पहले भी कही बात ये। जी, मुझे अब भी यही लगता है और ये दोनों पार्टियां ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी बीजेपी जितनी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी वो उतनी ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसको एनडीए को मैं बीजेपी का कर्णधार माने या लीडर माने वो है। उधर दूसरे खेमे में भी आप फोकस उद्धव ठाकरे को मानते हैं? बिल्कुल 20 सीटें उनको देने की बात वो है। सबसे ज्यादा सीटें वही निकाल सकते हैं और उनका सेंटिमेंट को कांग्रेस भी नहीं। एक्सप्लॉइट कर कांग्रेस तो नहीं कर सकती, लेकिन शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे साहब कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने जो वर्कर्स हैं शिवसेना के बाला साहब ठाकरे को लेकर। आपको लगता है वो इतने मजबूत है अभी भी एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद? जनता उनके साथ है, मुझे अब भी लगता है। सेंटिमेंट्स जो हैं उनके साथ हैं। शिवसेना जो है बाला ठाकरे साहब जो है, बाला साहब ठाकरे, उनको लेकर किस तरह से कर सकते हैं वो मुझे अभी लगता है। और भारतीय जनता पार्टी यदि शिवसेना शिंदे साहब को और अजीत पवार को ज़्यादा सीटें देगी तो वो वही गलती होगी जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को देकर की थी। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी बनाम उद्धव ठाकरे होगी? निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे की अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है उसके संग सबसे बड़ी समस्या है शिवसेना के साथ गठबंधन के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के वर्कर कभी भी शिवसेना को वोट नहीं करेंगे और शिवसेना के जो वोटर्स स्ट्रांग हिंदुत्व है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार जुड़े हुए हैं। अगर अजित पवार के वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को वोट नहीं करते उसके बाद भी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा का वोट ट्रांसफर होता रहा है तो वो इकट्ठा वोट जरूर मिलेगा। शिवसेना को अकेला वोट मिलने वाला है वहां पर। ये वही जो परेशानी हम दिल्ली में बताते हैं विपक्ष की कि भाई केजरीवाल का वोटर केजरीवाल को नहीं कर, तो ऐसा नहीं कि मोदी के खिलाफ वोट करते हैं। सबसे बड़ा एकनाथ लेकिन शिंदे के एमपीज को जीतने के लिए बीजेपी का वोट ज्यादा जरूरी है। शिंदे वो तो हो अकेले जाएगा दम ना पर सर, नहीं जीत क्योंकि सकते। इसलिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं ठीक कि है, शिंदे वो ये कह रहे हैं शिंदे के उम्मीदवार को बीजेपी का वोट भी मिलेगा, शिंदे का वोट भी मिलेगा, हमेशा मिलकर लड़ते रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे के वो ठीक बात कह रहे उम्मीदवार हैं, को कांग्रेस का नहीं शिफ्ट होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस का वोट शायद मिल जाए। बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कांग्रेस डिपेंड करेगा कि लोग किसे असली शिवसेना मानेंगे। सर शिवसैनिक तो मान लेंगे। सर मैं कह रहा हूं असली शिवसेना मान भी लिया। ऐसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं। शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा, मान लिया उद्धव ठाकरे, चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर है। जो शिवसेना या उद्धव और स्पेसिफिकली उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो वोटर है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेगा क्या? नहीं, वो बात सही है सवाल ये है। ऐसा, ये बात सही है और शायद इसीलिए जो विपक्षी खेमा है वो जो है कमजोर दिखाई देता है। इसीलिए ये संभावनाएं बनती हैं कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और जो एनडीए है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। महाराष्ट्र का वोटर बटा कांग्रेस हुआ का है। वोटर कर सकता है सर शिवसेना के लिए वोट? कांग्रेस का वोटर कर सकता है? नहीं करेगा सर कांग्रेस का। महाराष्ट्र की राजनीति में ही सबसे बड़ी समस्या है। शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड है वो बंबई है, बेसिकली बंबई और कोंकण का एरिया है। कांग्रेस का स्ट्रांग जो होल्ड है वो विदर्भ का रहा है, पश्चिम महाराष्ट्र का और मराठवाड़ा का रहा है। दो हिस्से पूरे बटे हुए। शिवसेना कभी महाराष्ट्र के अंदर बंबई के बाहर निकले नहीं, उसे पूरा फोकस बीएमसी और बंबई की राजनीति में अरे रहा मैं है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिखाता हूं। दीपक केसरकर हैं, आप तो जानते होंगे, मिले होंगे, इस वक्त मंत्री हैं वो सरकार में। और एकनाथ शिंदे का गुट जब अलग हुआ था उसका एक प्रोमिनेंट हिस्सा था दीपक केसरकर, बड़ा नाम है वहां का। दीपक केसरकर ने एक बात तो ये कही कि हमारी ये सीट शेयरिंग कैसे आगे बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने एक नई बात उछाल दी है राजनीति में। उन्होंने कहा कि स्मिता ठाकरे, उद्धव ने माफ कीजिएगा मैं नाम भूल रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है समीर जी उनका? रश्मि ठाकरे। रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इनकी बात हुई है नरेंद्र मोदी से। वो ये कह रही हैं कि ये तो एनडीए में आना चाहते हैं, यानी उद्धव ठाकरे एनडीए में आना चाहते हैं। ये एकनाथ शिंदे गुट के सीनियर मंत्री दावा कर रहे हैं और इसमें उनकी धर्मपत्नी और बेटे की बात नरेंद्र मोदी से हुई थी। सुने जरा। वो गलत बोल रहे हैं क्या? आदित्य जाके पीएम साहब को मिले, भाभी जी भी उनके साथ में थी, तो उनका क्या विचार है हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं प्रकाश आंबेडकर जी के बारे में बोल सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे नेता है और वो उनकी जो प्रिंसिपल्स है उसके लिए लड़ते हैं। वो कभी भी सत्ता के लिए नहीं लड़ते और सत्ता के लिए कोई गलत एडजस्टमेंट भी नहीं करते, क्योंकि वो बाबा साहब के पोते हैं। ये अभी जो बोल रहे थे प्रकाश आंबेडकर के लिए बोल रहे थे कि उनकी जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो कभी विपक्ष में कांग्रेस और बाकी दलों के साथ नहीं जाएगी। उनका कहना था वो एक प्रिंसिपल्ड आदमी है। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल से। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है और कहा है कि शाम 4:30 बजे तक शेख शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। हाईकोर्ट का आदेश है। ईडी ने पुलिस के खिलाफ अवमानना की अर्जी दी थी और हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है और इस पर 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है पश्चिम बंगाल पुलिस से और बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये जो आरोपी है इसको सुपुर्द किया जाए ईडी के। राहुल जी, बिल्कुल, ये आदेश हाईकोर्ट सीबीआई को माफ कीजिएगा। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। पहले भी हाईकोर्ट ने ये कहा था
कि इन्हें इतने वक्त तक जो है वो जो है सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जब वकील जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई अर्जेंट हियरिंग के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि आप जो रेगुलर प्रोसीजर है उसके जरिए आए। अब ऐसे में जब ईडी ने ये बात की है कि देखिए ये मामला जो है ये ईडी की टीम पे हमले का मामला है, उस मामले में जो है ये बात की जा रही है कि शेख शाहजहां को जो है सीबीआई को सौंपा जाए। पहले जब ईडी ने अपनी अर्जी वापस ली थी हाई कोर्ट से, तब उसमें बात हो रही थी कि एक जॉइंट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए जिसमें स्टेट की पुलिस भी हो और सीबीआई या सेंट्रल एजेंसी भी हो। लेकिन उसके बाद ये अर्जी ईडी ने वापस ले ली थी और अब ईडी का ये कहना है कि अब जो सेंट्रल एजेंसी का की और कोर्ट का भी ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में रहते हुए शेख शाहजहां जो है उसके प्रति जो उसके खिलाफ जो मामले हैं उनकी सही से जांच नहीं हो सकती, इसलिए हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि इनको सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई को आमतौर पर एजेंसियां, स्टेट पुलिस और सेंट्रल की एजेंसीज इस तरीके से आपको लड़ते हुए कहीं नहीं दिखाई देंगी, किसी का भी मामला हो। खतरनाक मुझे ट्रेंड आरोपी लगा है भाई, ये आरोपी है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड एक तरह से लग रहा है कि कोलकाता में सीबीआई की टीम अपने दफ्तर से निकलकर शेख शाहजहां को लेने चली गई थी, तब भी पुलिस ने जो ये कहकर कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनको नहीं दिया। तो ये अगर कोई कहेगा, इल्जाम लगाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पुलिस शेख शाहजहां को बचाना चाहती है, तो ये लगता है आप उसको मौका दे रहे हो ना कहने का। बिल्कुल साफ दिखता है। राज्य सरकार एक ऐसा कर रही है कि राज्य सरकार प्रस्ताव पास कर रही है कि सीबीआई बिना परमिशन के प्रदेश में किसी नेता को पकड़ नहीं सकती। मतलब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर सीबीआई कार्रवाई करने आती है तो कई राज्य सरकारों ने, अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर बैन कर दिया था, ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बैन किया हुआ था कि भाई राज्य सरकार के बिना अनुमति के सीबीआई कोई रेड नहीं डाल सकती और किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये बताता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को बचाने का काम राज्य सरकारें करती रही। और वही एक उदाहरण ममता बनर्जी ने पेश किया जब उन्होंने सीबीआई। एक और बड़ी खबर आ रही है और ये चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी की भी चुनावी राजनीति में एंट्री होगी। वो रायबरेली से, जहां से उनकी माताजी जीतती आई, अभी भी सांसद हैं लेकिन अब राज्यसभा में जा चुकी है, माफ कीजिएगा, वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। तो प्रियंका गांधी वाडा रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी और उसके साथ साथ वायनाड दोनों सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये क्लियर हो गया विजय जी। ये बहुत बड़ी खबर समझना चाहिए कांग्रेस के नजरिए से, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं लेकिन कांग्रेस के नजरिए से। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वोटर है, वो उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। और कांग्रेस को ये लड़ाई पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि रायबरेली सोनिया जी के छोड़ने के बाद से कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो है कांग्रेस एक तरह से वाइप आउट हो जाएगी। तो उस लड़ाई को एक इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन इसको नतीजों से जोड़कर देखना थोड़ी सी जल्दी होगी कि क्या अमेठी अब फिर से राहुल गांधी जी ले लेंगे। देखिए वो तो चर्चा होगी। हाँ ठीक है, वो तो चर्चा। राहुल गांधी अमेठी अगर छोड़ते तो हैरानी होती, जाएंगे तो अच्छी बात है, ये बहुत सही डिसीजन है कदम है कांग्रेस का। और मैं पहले से भी आपके यहाँ कहता हूँ कि कांग्रेस के वर्कर ये चाहते थे कि राहुल गांधी और जो है अमेठी से लड़े और प्रियंका जो है वो रायबरेली से लड़े। और वो भूमिका सोनिया गांधी ने बना भी दी थी, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी रायबरेली में 55% वोट मिला है कांग्रेस को, सोनिया गांधी को पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी देखती हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। जी विजय, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है इस बात की? देखिए सौरभ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए पहले कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो इस पर डिस्कशन करेगी, तभी कोई औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन अब सूत्रों से ये आ रहा है कि अब ये तय है कि दोनों राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अब इस तरह की खबरें आ रही है कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर माहौल तैयार किया जा रहा है, काम जो है वो शुरू हो गया है। मसलन कि रायबरेली में कहां पर फंड का एलोकेशन, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से लोकसभा सांसद हैं, तो कैसे फंड का एलोकेशन किया जाए ताकि चुनाव में जब जाए कांग्रेस पार्टी तो उसको चुनाव में उन चीजों को, उन मुद्दों को उठा सके। ये सारी चीजें जो है ये ग्राउंड पर हो रही हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब इस पर मोहर लग जाएगी तभी होगा। नहीं, लेकिन देखिए राहुल गांधी दोनों सीटों से लड़ेंगे, ये स्वाभाविक सा लग रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी राजनीति में आना, ये बड़ी खबर है अपने आप में। देखिए जिस दौर पे कांग्रेस पार्टी चल रही है सौरभ, उसमें अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम ये जो दो बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के, उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नजर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मोराल जो है वो बूस्ट होगा।
और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि रायबरेली क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल एक तरीके से बेस्टन रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। अमेठी में उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है स्मृति ईरानी के खिलाफ, वहां पर राहुल गांधी जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। अभी जो है तैयारियां दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से है कि दोनों जब ये बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे तो किस तरह का चुनाव मैनेजमेंट हो, इस सब को लेकर के काम जो है कांग्रेस के भीतर शुरू हो गया है। लेकिन आप आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अंदर खाने अमेठी की हार के बाद अब अमेठी रायबरेली को लेकर के क्या सोच रखती है, कितना आसान या मुश्किल देखती है दोनों जगह चुनाव अपने लिए? देखिए सौरभ, जो कांग्रेस के नेता हैं जो अमेठी और रायबरेली को डील करते हैं या जो कांग्रेस के गांधी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर काम करते हैं, उनको लगता है कि अमेठी में एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा उनको लगता है स्मृति ईरानी के खिलाफ। और उन्हें लगता है कि इस बार राहुल गांधी चुनाव नहीं हारेंगे क्योंकि माहौल जो है वो उनके पक्ष में है। रायबरेली में क्योंकि रायबरेली से गांधी परिवार का पुराना नाता है और सोनिया गांधी ने चिट्ठी में भी कहा कि मेरे परिवार के साथ ये सहयोग, ये प्यार जो है ये बनाए रखिए, तो कहीं ना कहीं इशारा भी किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से उतारा जाए चुनावी मैदान में। अब चुनावी समीकरण बीजेपी से कौन होगा सामने, किस तरह की लड़ाई होगी, और सही बात है, सब बातों पर निर्भर करता है। जातीय समीकरणों वाला राज्य है तो वहां पर कैसे कौन कैंडिडेट उतारा जाता है इन दो दिग्गजों के खिलाफ, उस पर लड़ाई बहुत निर्भर करेगी आई थिंक आगे। बिल्कुल ठीक। विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर के लिए। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। विजय जी, समीर जी, राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए। फिलहाल एक ब्रेक। दोपहर 3 बजे राजधर्म में देखिए प्रधानमंत्री मोदी का मंच और देश ने सुना संदेश खाली का दर्द। शाहजहां शेख पर कैसे सुलग रही है बंगाल की सियासत और कैसे बढ़ रही है ममता बनर्जी की आफत। ममता का दुलारा शेख, मोदी का सख्त संदेश। नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। दीदी छुपाए अत्याचारी के पाप, दादा करेंगे पापी का हिसाब। देखिए दोपहर 3 बजे